नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके विश्व इतिहास भाग 18 में। अब तक हम लोगों ने भाग 17 तक अटेंड कर लिया था। जर्मनी का एकीकरण और बिस्मार्क अपना अध्याय चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने पिछले दौर में जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधक तत्वों के बारे में अध्ययन किया। आज हम चर्चा करेंगे बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का जो एकीकरण हुआ, जिसमें विभिन्न चरण क्या थे और डिफरेंट स्टेजेस क्या थे, उनके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो बिस्मार्क के नेतृत्व में जो पहला चरण था वो एकीकरण का प्रथम चरण, जिसको डेनमार्क के साथ युद्ध, स्लेस्विग और होल्स्टीन की समस्या के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। बिस्मार्क इस बात को अच्छी तरह से समझता था कि ऑस्ट्रिया को जर्मनी से निकाले बिना एकीकृत जर्मनी की परिकल्पना करना साकार नहीं हो सकता। अतः वह कुछ ऐसी परिस्थितियों की खोज में था ताकि वह इस विषय पर अपनी कार्य योजना को क्रियान्वित कर सके। यह संयोग ही था कि इसी समय स्लेस्विग और होल्स्टीन प्रदेशों की समस्या उत्पन्न हो गई और इस समस्या ने बिस्मार्क को अपने योजनाओं और नीतियों को लागू करने का उपयुक्त अवसर भी प्रदान कर दिया। स्वाभाविक रूप से बिस्मार्क प्रसा को सैन्य दृष्टि से शक्तिशाली बनाकर उसकी मारक शक्ति को जांचना चाहता था, ताकि प्रसा ऑस्ट्रिया के जो संभावित युद्ध में ऑस्ट्रिया को किसी भी प्रकार का मौका नहीं दिया जा सके। इसी विचार से विप्रेरित होकर वह अपनी सेना को पहले ऑस्ट्रिया के साथ नहीं बल्कि किसी दूसरे देश के साथ लड़ाना चाहता था। स्लेस्विग और होल्स्टीन जैसे डच्चियों की समस्या इसी जांच के रूप में काम आई। वहीं स्लेस्विग और होल्स्टीन के प्रदेश डेनमार्क के राजा के प्रशासन के अधीन थे, परंतु उन पर डेनमार्क का अधिकार नहीं था। दो डच प्रदेशों के बारे में विशेष उल्लेखनीय बात यह थी कि स्लेस्विग में जर्मन और एवं डैन दोनों जातियों के लोग निवास करते थे, जबकि होल्स्टीन में मुख्यतः जर्मन जाति के लोग ही रहते थे। परिस्थिति तब बदलने लगी जब 1863 में डेनमार्क के तत्कालीन राजा क्रिश्चियन नवम द्वारा एक नया संविधान बनाकर स्लेस्विग को डेनमार्क में मिलाने और होल्स्टीन को डेनमार्क से बांधने की चेष्टा की गई। डेनमार्क के राजा इस अन्यायपूर्ण कदम के विरुद्ध उक्त दो डच प्रदेशों में तीव्र प्रतिक्रिया पनपी। बिस्मार्क ने इस अवसर का लाभ जर्मनी के एकीकरण हेतु उठाया। इसी कड़ी का महत्वपूर्ण पक्ष था बिस्मार्क और ऑस्ट्रिया के बीच होने वाली संधि, जो डेनमार्क के विरुद्ध होने वाले युद्ध में साथ साथ लड़ने से संबंधित था। इसी संधि के अनुरूप ऑस्ट्रिया एवं प्रसा ने संयुक्त रूप से डेनमार्क को 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर उपर्युक्त घोषणा को निरस्त करने की चेतावनी दी, परंतु डेनमार्क के असंतोषजनक रुख ने ऑस्ट्रिया एवं प्रसा को आक्रमण करने के लिए बाध्य कर दिया और परिणाम यह हुआ कि डेनमार्क की पराजय हो गई। पराजय के पश्चात स्लेस्विग और होल्स्टीन डेनमार्क की अधीनता से मुक्त होकर ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के अंतर्गत आ गए, परंतु यह वह मोड़ था जहां प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच विवाद की जड़ें उत्पन्न हो गई। इन दोनों प्रदेशों की भावी व्यवस्था के प्रश्न पर प्रसा और ऑस्ट्रिया के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गए। बिस्मार्क की इच्छा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इन प्रदेशों को प्रसा में मिलाना था, क्योंकि वास्तविकता यह थी कि बिस्मार्क ऑस्ट्रिया से भी युद्ध चाहता था और ऑस्ट्रिया की पराजय से ही जर्मनी के एकीकरण का मार्ग भी खोलना चाहता था। अपनी योजना को सफल बनाने के उद्देश्य से बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ 1865 में गेस्टाइन की संधि की और यह तय किया कि जब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक होल्स्टीन ऑस्ट्रिया के अधीन एवं स्लेस्विग प्रसा के अधीन रहेगी। वास्तव में देखा जाए तो गेस्टाइन की यह संधि बिस्मार्क की एक महान कूटनीतिक विजय थी, क्योंकि होल्स्टीन प्रदेश में शुद्ध रूप से जर्मन जाति के लोग बहुसंख्यक थे और वे न सिर्फ सांस्कृतिक दृष्टिकोण से वरन भौगोलिक दृष्टिकोण से भी प्रसा के बहुत नजदीक थे। ऐसी परिस्थितियों में वह किसी भी समय होल्स्टीन पर अधिकार कर सकता था। कुल मिलाकर यह व्यवस्था ऑस्ट्रिया के लिए गले की हड्डी बन गई। निश्चित रूप से इस परिस्थिति ने बिस्मार्क और ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध को अवश्यम्भावी मतलब अनिवार्य बना दिया। फिर जो दूसरा चरण आता है एकीकरण के अंदर, वो प्रसा और ऑस्ट्रिया युद्ध के बारे में है, जिसमें 1867 के अंदर ये युद्ध हुआ। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया से युद्ध के लिए स्लेस्विग होल्स्टीन समस्या का भरपूर उपयोग किया। ऑस्ट्रिया से युद्ध करने से पूर्व उसने ऑस्ट्रिया को कूटनीतिक दृष्टि से एकाकी करने अर्थात यूरोप में उन्हें मित्रहीन बनाने का निश्चय कर लिया। इसके लिए उसने रूस, फ्रांस और पिडमांट सार्डिनिया से पृथक पृथक संधियां कर प्रसा ऑस्ट्रिया युद्ध की भावी स्थिति में तटस्थ रहने का वचन प्राप्त कर लिया।
1854 से 56 में क्रीमिया युद्ध में प्रसा की तटस्थता तथा 1863 में पोलैंड में हुए विद्रोह के समय प्रसा द्वारा रूसी सरकार को सहायता के कारण प्रसा के प्रति रूसी सहानुभूति थी, क्योंकि वास्तव में बिस्मार्क ये कभी नहीं चाहता था कि प्रसा की सीमा पर एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में पोलैंड का अस्तित्व हो, क्योंकि एक संगठित पोलैंड भविष्य में प्रसा के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकता था। ऐसी स्थिति में उसने पोलैंड के विरुद्ध रूस को सहायता प्रदान की और जर्मनी के एकीकरण हेतु रूस की मित्रता हासिल की। बिस्मार्क ने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय से 1865 में एक संधि कर उसे तटस्थ रहने पर सहमत कर लिया। बिस्मार्क ने स्पष्ट ढंग से कुछ ऐसे क्षेत्र को देकर नेपोलियन तृतीय को फ्रांसीसी तटस्थता का मूल्य चुकाने का वादा किया जो वास्तव में प्रसा के नहीं थे। इसके अलावा नेपोलियन तृतीय यह आशा कर रहा था कि प्रसा ऑस्ट्रिया युद्ध के फलस्वरूप दोनों की शक्ति में होने वाली कमी फ्रांस को अपना प्रभाव बढ़ाने का उपयुक्त अवसर भी प्रदान कर देगी। बिस्मार्क ने प्रसा की सहायता हेतु इटली के ऑस्ट्रिया के प्रति तीव्र रोष का उपयोग किया। वास्तव में इटली का एक भाग वेनेशिया अभी तक ऑस्ट्रिया के अधीन ही बना हुआ था और बिना विदेशी सहायता के उसे स्वतंत्र नहीं किया जा सकता था। परिणाम ये हुआ कि बिस्मार्क ने इटली से एक संधि की जिसके तहत प्रसा द्वारा ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने की स्थिति में इटली द्वारा ऑस्ट्रियाई प्रभुत्व वाले वेनेशियाई क्षेत्र को जीत लेने की बात हुई। इस तरह से बिस्मार्क ने इटली को अपने ही पक्ष में कर लिया। इसी बीच स्लेस्विग होल्स्टीन के युद्धों को लेकर ऑस्ट्रिया प्रसा के बीच तनाव बढ़ गया जो 1866 में युद्ध में बदल गया। बिस्मार्क की कूटनीति के फलस्वरूप ऑस्ट्रिया को किसी भी यूरोपीय देश में सहायता प्राप्त नहीं हो सकी। दोनों के मध्य हुए युद्ध को 7 सप्ताह का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि ये युद्ध केवल 7 सप्ताह तक ही चला था। इस समय ऑस्ट्रिया की सैन्य शक्ति काफी कमजोर थी, साथ ही उसे प्रसा और पिडमांट सार्डिनिया के साथ 2 विभिन्न मोर्चों पर लड़ना पड़ा। दोनों के मध्य 1866 में हुए सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की घोर पराजय हुई। अंततः दोनों के मध्य हुई प्राग की संधि के फलस्वरूप जर्मनी के पुराने संघ जो 1815 में वियना व्यवस्था में स्थापित किए गए थे और जिसमें ऑस्ट्रिया का व्यापक प्रभाव था, के स्थान पर प्रसा के नेतृत्व में जर्मन राज्यों का एक नवीन संघ गठित किया गया। जर्मनी के सभी उत्तरी राज्य जिसकी संख्या 21 थी ऑस्ट्रिया से स्वतंत्र हो गए और वेनेशियाई प्रदेश इटली को प्राप्त हुआ। इस प्रकार उत्तरी जर्मनी राज्य संघ का निर्माण हुआ और प्रसा का सम्राट इस संघ का अध्यक्ष बना। इस संघ में दक्षिणी जर्मनी के क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया था। ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती कि बिस्मार्क द्वारा पराजित राष्ट्र के रूप में ऑस्ट्रिया के साथ उदारवादी व्यवहार किया गया, क्योंकि बिस्मार्क जानता था कि ऑस्ट्रिया के साथ अधिक कठोर व्यवहार के कारण हो सकता है कि इस विषय पर अन्य यूरोपीय देशों के हस्तक्षेप की संभावनाएं बढ़ जाए। इसके अलावा ये अटकलें भी लगाई जा रही थी कि दक्षिणी जर्मनी क्षेत्र में फ्रांस का व्यापक प्रभाव था, अतः फ्रांस के साथ भी युद्ध अवश्यंभावी था। इस युद्ध में सफलता के लिए बिस्मार्क को ऑस्ट्रिया की तटस्थता की जरूरत थी, इसलिए बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ नरमी का बर्ताव किया। एकीकरण के तृतीय चरण में फ्रांस प्रसा युद्ध जो 1870 का आंका गया। ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय संपूर्ण यूरोप के इतिहास की आश्चर्यजनक एवं निर्णायक घटना थी। इस युद्ध में नेपोलियन तृतीय की तटस्थ नीति से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक राजनीति के मामलों में धाक में कमी आ गई और क्योंकि किसी भी तरीके से फ्रांस को इस तटस्थता का लाभ नहीं मिला था, नेपोलियन तृतीय की सर्वत्र आलोचना होने लगी, जिसके कारण वह अपनी गिरती हुई प्रतिष्ठा को पुनः पाने के लिए असंभव तैयार था। एक बार बिस्मार्क ने कहा भी था कि फ्रांस के साथ प्रसा का युद्ध इतिहास की तर्कसंगत परिणति है। राष्ट्रीयता की भावना के उफान में बिस्मार्क जर्मनी में दक्षिणी राज्यों के विलय के अवसर के इंतजार में था। इसके लिए फ्रांस से युद्ध करना ही एकमात्र विकल्प था और इसके लिए बिस्मार्क की नीति थी कि पहले फ्रांस को कूटनीतिक दृष्टि से अलग कर दिया जाए। काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई ये नीति। इस दृष्टिकोण से बिस्मार्क ने रूस, इटली और ऑस्ट्रिया के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए। इसी बीच स्पेन के राज सिंहासन के प्रश्न ने दोनों शक्तियों के बीच युद्ध प्रारंभ करने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान किए। 1868 में स्पेन की जनता द्वारा महारानी इसाबेला के निरंकुश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर उसे हटा दिया गया और उसके स्थान पर होहेन-जोलर्न वंश के राजकुमार लियोपोल्ड को नियुक्त करने की बात तय की गई। लियोपोल्ड प्रसा के राजा का संबंधी था, अतः इस सूचना के मिलते ही नेपोलियन तृतीय ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की और स्पष्टतः ये घोषणा की कि फ्रांस भविष्य में भी स्पेन की गद्दी पर होहेन-जोलर्न वंश के अधिकार को कभी सहन नहीं करेगा। नेपोलियन तृतीय ने यह मांग भी रखी कि प्रसा का सम्राट ये वचन दे कि भविष्य में स्पेन की गद्दी पर
होहेनजोलर्न वंश का गद्दी का दावा नहीं किया जाएगा। इस संबंध में प्रसा के सम्राट तथा फ्रांस के राजदूत के बीच महत्वपूर्ण वार्ता एम्स नामक स्थान पर हुई। प्रसा के सम्राट विलियम प्रथम ने इस वार्ता का संक्षिप्त विवरण एक तार के माध्यम से चांसलर बिस्मार्क को भेज दिया। अवसर का लाभ उठाकर बिस्मार्क द्वारा तार की भाषा को समाचार पत्रों में इस तरीके से प्रस्तुत किया गया कि दोनों देशों की जनता में एक दूसरे के प्रति तीव्र आक्रोश एवं उत्तेजना उत्पन्न हो गई। फ्रांस में यह अफवाह फैली की वार्ता में प्रसा के सम्राट द्वारा फ्रांस के राजदूत का अपमान किया गया है, और प्रसा में यह अफवाह फैली कि प्रसा के सम्राट का अपमान किया गया। यही वह तथ्य था जिस पर दोनों देशों की जनता में उग्र राष्ट्रीयता परवान पर चढ़ गई, और परिणाम यह हुआ कि दोनों देशों के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। 1870 में सेडान के युद्ध में नेपोलियन तृतीय के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना की घोर पराजय हुई और अंततः फ्रांस को समर्पण करना पड़ा। उसके उपरांत 1871 की फ्रैंकफर्ट की संधि के फलस्वरूप युद्ध की समाप्ति होगी। प्रसा की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इस संधि के तहत फ्रांस को प्रसिद्ध प्राकृतिक संसाधन वाले अल्सास लोरेन क्षेत्र प्रसा को देने पड़े, और हर्जाने के रूप में बड़ी धनराशि एक निश्चित समय सीमा में देने की बात तय की गई थी। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। जर्मनी में एक संगठित जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई जो राष्ट्रवाद और सैन्यवाद का प्रबल समर्थक था। इस क्रम में फ्रांस व जर्मनी के मध्य तनाव के बीज बोए गए। जैसे फ्रांस ये कभी नहीं भूल पाया कि उसका समृद्ध अल्सास लोरेन क्षेत्र प्रसा के पास चला गया, और वर्साई के राजमहल में प्रसा के सम्राट विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। जर्मनी के एकीकरण के अंतिम क्षण में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया भी संपन्न हुई। फ्रांस प्रसा युद्ध के क्रम में इटली स्थित पोप के राज्य की सुरक्षा हेतु नियुक्त फ्रांसीसी सेना की वापसी से रोम के विलय का मौका मिल गया, और इस रूप में इटली के एकीकरण का कार्य भी पूर्ण हो गया। इस प्रकार ये जर्मनी के एकीकरण में विभिन्न चरण पड़े। 3 जो महत्वपूर्ण चरण थे: फ्रांस प्रसा युद्ध 1870, प्रसा ऑस्ट्रिया युद्ध 1866 और डेनमार्क के साथ युद्ध स्लेस्विक और ऑर्लेस्टिन की समस्या। इन 3 चरणों के अंदर ये जो है बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ, और बड़ा ही मनोरम दृश्य रहा होगा उस समय, लेकिन बड़ी ही लूटपाट और हत्याएं होती थी, बड़ा नुकसान होता था। लेकिन ये इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो इसमें और भी रोचक तत्व आएंगे। तो इसी के साथ ही आज के इस अध्याय में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे हम नेक्स्ट अध्याय के साथ, बिस्मार्क और उनकी नीतियों के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।